सभी का स्वागत है वर्क टाइम चैनल में। आज हम करने वाले हैं या हम नया यूनिट शुरू करेंगे ह्यूमन फिजियोलॉजी, ठीक है। और हमारा पहला चैप्टर होगा वो होगा रेस्पिरेटरी सिस्टम। वैसे शुरुआत तो हमें डाइजेस्टिव सिस्टम से करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, बट जो हमारा सिलेबस है उसमें डाइजेस्टिव सिस्टम हटा दिया गया है, सो हम रेस्पिरेटरी सिस्टम से ही शुरू करेंगे, ठीक है। मैं ट्राई करूँगा इसे 3-4 लेक्चर तक कम में हो जाए, ठीक है, और अच्छी तरह से होगा। कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन होंगी जो मैं आपको बताऊँगा, बट हमारा जो भी बेस्ड होगा वो पूरा एनसीईआरटी बेस्ड होगा, ठीक है। आइए हम शुरू करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस चैप्टर का नाम है क्या है, ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। इसमें मैकेनिज्म क्या फिजियोलॉजी है और क्या स्ट्रक्चर है, ये सब हम जानेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं जो भी एक्सचेंज ऑफ गैसेस, वो कौन कौन से गैसेस इन्वॉल्व होंगे। वो होंगे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो किस तरह होंगे, इनका क्या फिजियोलॉजी होगा, मैकेनिज्म, ये सब हम देखेंगे, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन इज यूटिलाइज बाय ऑर्गेनिज्म टू इनडायरेक्टली ब्रेक डाउन सिंपल मॉलिक्यूल्स लाइक ग्लूकोज, एमिनो एसिड और फैटी एसिड। ऑक्सीजन कैसे ऑर्गेनिज्म यूटिलाइज करते हैं, किसको ब्रेक डाउन करने के लिए, सिंपल मॉलिक्यूल को, वो डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली, ठीक है। क्यों ब्रेक डाउन करना चाहते हैं, टू ड्राइव एनर्जी, क्योंकि उससे एनर्जी मिलेगा और उस एनर्जी का यूज़ कहाँ पे होगा, परफॉर्म वेरियस एक्टिविटीज़, ठीक है ना। दूसरा गैस का जो एक्सचेंजेस होता है वो है कार्बन डाइऑक्साइड, विच इज़ हार्मफुल, ये हमारे लिए हार्मफुल भी है। रिलीज ड्यूरिंग कैटाबॉलिक रिएक्शन, रेस्पिरेशन कैसा रिएक्शन है, कैटाबॉलिक, क्योंकि इसमें आपका ग्लूकोज का ब्रेकडाउन, मतलब इसमें सिंपल मॉलिक्यूल का ब्रेकडाउन हो रहा है, और जिसमें फॉर्मेशन होता है उसे हम कहते हैं एनाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है। कैटाबॉलिक क्यों, क्योंकि इसमें ब्रेकडाउन हो रहा है सिंपल मॉलिक्यूल्स का, ग्लूकोज, एमिनो एसिड, ये सब। सो हम इसे कह सकते हैं कैटाबॉलिक रिएक्शन। और कैटाबॉलिक रिएक्शन के दौरान CO2 का रिलीज होगा, उसका किस तरह एक्सचेंज होगा हमारे बॉडी में, हमारे लंग्स में, एयर से, इन्वायरमेंट से, एटमॉस्फेयर से, वो हम देखेंगे, ठीक है। नाउ एविडेंट दैट O2 हैज़ टू बी कंटिन्यूसली प्रोवाइडेड टू द सेल एंड CO2 प्रोड्यूस बाय द सेल हैज़ टू बी रिलीज्ड आउट। ऐसा कहते हैं कि O2 हमारे सेल्स को हमेशा चाहिए, रेगुलर, ठीक है। ऐसा ब्रेक नहीं होना चाहिए, इससे हमारा क्या होगा, हमें सफोकेशन हो गया, हमारी डेथ भी हो सकती है, ऑर्गेनिज्म की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। और CO2 का जो भी है, क्योंकि हमारे लिए हार्मफुल है, तो ये पॉइजनस इफेक्ट भी हमारे बॉडी में प्रोवाइड करेगा। सो इसे हमें क्या करना होगा, एग्जॉस्ट भी करना होगा, हमारे बॉडी से इसे निकालना भी होगा, ठीक है। तो प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमोसफियर विद द CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल इज कॉल्ड ब्रीदिंग, कॉमनली नोन एज रेस्पिरेशन, ठीक है। जो प्रोसेस क्या, एक्सचेंज ऑफ O2 फ्रॉम द एटमोसफियर से O2 बॉडी में इन कर रहा है, और जो CO2 प्रोड्यूस सेल के द्वारा हो रहा है वो वापस एटमोसफियर में जा रहा है। इस एक्सचेंज को, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ब्रीदिंग, या फिर कॉमनली हम कहते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है। अब इसमें कैसे सिस्टम इन्वॉल्व है, कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व है, अब इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। तो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग vary among different group of animals depending mainly on their habitat and level of organization। ब्रीदिंग का मैकेनिज्म अलग अलग ऑर्गेनिज्म पे अलग अलग तरह से होता है, वो डिपेंड करता है कि वो किस हैबिटेट में रह रहे हैं और उनका लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, ठीक है। जैसे अगर हम इन्वर्टेब्रेट्स लाइक स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट और फ्लैटवर्म, स्पॉन्जेस, सिलेंट्रेट और फ्लैटवर्म, ये क्या करते हैं, ये इंटायर बॉडी सर्विस इनका ब्रीदिंग होता है, और किस प्रोसेस होता है, सिंपल डिफ्यूजन से। वही अगर हम अर्थवर्म का बात करें तो इनके मॉइस्ट क्यूटिकल से CO2 और O2 का एक्सचेंज होता है। फ्रॉग क्योंकि एम्फीबियंस है तो इनकी अपने स्किन का भी यूज़ करते हैं, और हमने पिछले लेक्चर में देखा इनके पास बकल कैविटी, लंग्स भी होता है, ठीक है। इसे अपने ये ऑक्सीजन CO2 का एक्सचेंज करते हैं इन्वायरमेंट से, ठीक है ना। इंसेक्ट की बात करें तो इनके पास नेटवर्क्स ऑफ ट्यूब्स या फिर ट्रैकियल ट्यूब्स होता है जिससे ये एक्सचेंज करते हैं, हमने जाना पिछले लेक्चर में। एज यूजुअल नाउ एक्वाटिक आर्थ्रोपोड, मोस्ट ऑफ एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स एंड मोलस्कस और फिश, इनके पास क्या होता है, रिस्पिरेशन के लिए एक स्पेशल वेस्कुलाइज स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं गिल्स, और वैसे रेस्पिरेशन हम क्या कहेंगे, ब्रांचियल रेस्पिरेशन। नाउ अगर हम वर्टिब्रेट्स की बात करें तो वर्टिब्रेट्स लाइक एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड या फिर मैमल्स, ये किसकी तरह रिस्पायर करते हैं लंग्स के थ्रू, और जो वेस्कुलाइज बैग होता है उसे हम क्या कहते हैं, लंग्स, और इस तरह का रेस्पिरेशन को हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी रेस्पिरेशन। सो हमें ये याद रखना होगा, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन, स्किन, ठीक है। गिल्स वाला रेस्पिरेशन जब होगा तो क्या कहेंगे, ब्रांचियल रेस्पिरेशन, जैसे एग्जांपल है फिश, ऑक्टोपस, एक्वाटिक आर्थ्रोपोड्स। वही अगर हम पल्मोनरी रेस्पिरेशन की बात करें इसमें लंग इन्वॉल्व होगा, और मोस्ट ऑफ एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स इसके थ्रू रिस्पायर करेंगे ना। अब हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जानते हैं, ठीक है। तो ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम एक हम दो पार्ट में से समझ सकते हैं। पहला इसे स्ट्रक्चरली और फंक्शनली। स्ट्रक्चरली बात करें तो 2 पार्ट में डिवाइड होगा। पहला आपको नेजर आउटर रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड
इनर रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ठीक है। तो आउटर रेस्पिरेटरी ऑर्गन आपको फेरिंग्स तक होगा और उसके बाद लोअर रेस्पिरेटरी ऑर्गन नीचे तक शुरू होगा, जैसे लंग्स हो गया, ठीक है, ट्रैकिया, लेरिंग्स आपको। और फंक्शनल बात करें तो इसमें कंडक्टिंग जोन एंड रेस्पिरेटरी जोन की बात करेंगे, वो आगे हम देखेंगे जब धीरे धीरे लेक्चर में और डीप जाएंगे, ठीक है। तो अब हम पैसेज देखें या फिर हम पाथवे देखें गैसेस का एक्सचेंज का। तो अगर मान के चलते यहाँ पे O2 है, ठीक है, इन्वायरमेंट में वो किस तरह एंट्री करेगा। देखिए पहले पेयर ऑफ एक्सटर्नल नॉस्ट्रिल होंगे, यहाँ पे नेस के पास जो हमारे पास ओपनिंग होती है उसे हम क्या कहते हैं, नॉस्ट्रिल्स। वहाँ से O2 होगा, वहाँ से वो पास करेगा नेसल पासवेज में, देन नेसल पासवेज से आपको नेसल चैम्बर, देन चैम्बर से फेरिंग्स, देन लेरिंग्स एंड देन ट्रैकिया, ठीक है। ट्रैकिया से आपको उसके बाद एल्वुली से गैसेस का एक्सचेंज होगा सेल्स से, इन ब्लड कैपिलरीज से होते हुए आपको ब्लड में जाएंगे एंड देन वो आपको सेल्स से एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। मैकेनिज्म और देखेंगे। अब हम बात करें जब हम इसके पाथवे को देख रहे हैं तो फेरिंग्स क्या होगा, पोर्शन ऑफ विच द कॉमन पासेज ऑफ फूड एंड एयर, ठीक है। चलिए मान के चलिए यहाँ पे क्या है, फेरिंग्स है, यहाँ का आपको नेजल पाथवे भी ओपन हो रहा है और आपके ओरल पाथवे भी ओपन हो रहा है। तो कॉमन पाथवे है आपको किसका, फूड और एयर का, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा जिसे हम कहेंगे एपिग्लॉटिस, ठीक है ना। आज हम देखेंगे यहाँ, बट हम यहाँ भी देखते हैं, ठीक है। तो नेसल पासवे से उसके बाद ऑक्सीजन कहाँ जाता है, नेसल चैम्बर देन फेरिंग्स, और फेरिंग्स कैसा है, ये आपको पोर्शन विच इज द कॉमन पासेस फॉर फूड एंड एयर के लिए कॉमन पासेस है। देन लेरिंग्स में जा रहा है, तो लेरिंग्स क्या है, एक कार्टिलेजिनस बॉक्स है जो कि हेल्प करता है साउंड प्रोडक्शन में, और इसलिए इसे हम कहते हैं साउंड बॉक्स। जब हम हाई स्ट्रेस देखेंगे तो हम इसके वोकल कॉर्ड के स्ट्रक्चर्स के बारे में जानेंगे, किस तरह आपको आउटर कार्टिलेज हाइलैंड कार्टिलेज से मेडअप होता है और वो किस तरह आपको साउंड प्रोडक्शन में हेल्प करता है। क्योंकि साउंड प्रोडक्शन का हेल्प आपको बस लेरिंग से नहीं होता है, वो आप जब वो एयर के थ्रू यहाँ पे नेजल सेप्टम्स भी होते हैं, वहाँ से जब एयर स्ट्राइक करता है तो आपको स्ट्रक्चर्स क्वालिटीज साउंड का बनता है, ठीक है। हाई पिच लो पिच किस तरह होता है वो भी हम जानेंगे जब हम हाई स्ट्रेस में जानेंगे, क्योंकि हमें एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है सो हम नहीं जानेंगे, ठीक है ना। ड्यूरिंग सॉल्विंग जब हम फूड को घोंटते हैं तो ग्लोटिस एक ओपनिंग है, ठीक है। अगर मान के चले ये एक ग्लोटिस एक ओपनिंग है, आगे क्या है आपका ट्रैकिया है और पीछे उससे फिगर्स है, तो इस ओपनिंग को हम क्या कहेंगे, ग्लोटिस। और ग्लोटिस के यहाँ पे एक स्ट्रक्चर होगा लीफ फ्लैप की स्ट्रक्चर जिसे हम कहेंगे एपिग्लोटिस। वो किसका मेडअप होगा, थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप, ठीक है। कैसा होगा ये, थिन इलास्टिक कार्टिलेजिनस फ्लैप। इसका फंक्शन क्या है, प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फूड इनटू द लेरिंग्स, ठीक है। ये लेरिंग्स है ना, यहाँ से फूड एंट्री हो रहा है, अगर हम खाएं यहाँ से तो ये क्या करेगा, इसको कवर कर देगा और फूड आपको इस फिगर्स में एंट्री कर जाएगा। तो इसका ये फंक्शन है एपिग्लॉटिस का, हम इसे याद रखेंगे ना। ट्रैकिया के बारे में बात करें तो ट्रैकिया कैसा है, स्ट्रेट ट्यूब है एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी। ये आपका ट्रैकिया क्या है, कैसे लग रहा है देखने में, स्ट्रेट है ना, एंड इट्स डिवाइड एट द लेवल ऑफ फिफ्थ थोरेसिक वर्टेब्रा। फिफ्थ थोरेसिक वर्टेब्रा यानी यहाँ पे ये आपको डिवाइड कैसे कर रहा है, लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई। ये है क्या है, प्राइमरी ब्रोंकाई। ना अब हम स्ट्रक्चर को जूम करें और एक मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ, ठीक है। आइए हम जूम करते हैं। देखिए ये हमारा वर्टेब्रल कॉलम है, ये आपका सर्वाइकल रीजन है और ये आपका थोरेक्स रीजन है। अगर हम काउंट करें तो 1 2 3 4 5, इस T5 पे ये आपका यहाँ पे ये लेफ्ट और राइट में ट्रैकिया डिवाइड कर रहा है, ब्रोंकाई बनता है, ठीक है। वहाँ से ना एक वहाँ पे एक स्ट्रक्चर होता है कार्नियम, एनसीईआरटी में नहीं है, बस एक्स्ट्रा नॉलेज में आपको दे रहा हूँ, एक्स्ट्रा नॉलेज। ये कार्निया क्या मोस्ट सेंसिटिव पार्ट होता है, यहाँ पे इजीली अगर आप टच करोगे ना तो कफ हो जाएगा, या फिर अगर हम लिम्फेटिक कैंसर भी होगा ना तो यहाँ से हम डिटेक्ट कर सकते हैं, यहाँ पे इजीली सोल्व कर जाएगा, इन्फॉर्मेशन हो जाएंगे, ठीक है, कार्निया के पास। वो एक्स्ट्रा नॉलेज है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, आई एम सॉरी। ओके नाउ ट्रैकिया क्या है, स्ट्रेट ट्यूब एक्सटेंडिंग अप टू द मिड थोरेसिक कैविटी, मिड थोरेसिक कैविटी तक एक्सटेंड करेगा और उसके बाद डिवाइड कर देगा फिफ्थ थोरेसिक वर्टेब्रा के पास, किसमें, लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई। नाउ प्राइमरी ब्रोंकाई क्या करेगा, ये फर्दर डिवीजन करेगा किसमें, सेकेंडरी एंड टर्सरी ब्रोंकाई। नाउ फर्दर डिवीजन ब्रोंकाई इनटू ब्रोंक्यूल्स। नाउ ब्रोंक्यूल्स एंडिंग अप इन अ वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, ठीक है। तो हमने क्या देखा, ट्रैकिया से प्राइमरी ब्रोंकाई, सेकेंडरी ब्रोंकाई, टर्सरी ब्रोंकाई, देन ब्रोंक्यूल्स एंड लेटर ऑन सबसे लास्ट में एंट्री करेगा टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। फिर वहाँ से आपको रेस्पिरेटरी पार्ट स्टार्ट होगा जो कि आपको एल्वियोलाई
शुरू होगा, ठीक है। नाउ वही कह रहा है ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंकियल आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग, जो कि कैसा होगा देखने में, हाफ सी सेपेड होगा। आइए मैं आपको दिखाता हूँ। ये जैसे ये 3 स्ट्रक्चर हम याद रखेंगे, ट्रैकिया, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंक्यूल्स आर सपोर्टेड बाय इनकम्प्लीट कार्टिलेजिनस रिंग, जो कि किस शेप में होगा, सी शेप में। मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ स्ट्रक्चर, ठीक है। शायद आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अगर हम इसको सेक्शन कट करें तो ये है आपका वो सी सेपेड, पीछे इसोफेगस है, ये आपको फाइब्रोमस्कुलर मेम्ब्रेन है, ये है आपका सी सेपेड। बस अपर व्यू देख रहे हैं हम कट कर, ठीक है ना। अब देखिए इच टर्मिनल ब्रोंकियल्स गिव राइज टू एल्विलाई। अब यहाँ से आपको रेस्पिरेटरी पार्ट खत्म शुरू होता है और कंडक्टिंग जो ऊपर वाले पोर्शन तक थे, टर्मिनल ब्रोंकियल्स तक वहाँ तक थे। एल्विलाई आपको किसका रिप्रेजेंट करता है, रेस्पिरेटरी, क्या, ठीक है ना। एल्विलाई कैसा है देखने में, वेरी थिन इरेगुलर वॉल्ड एंड वेस्कुलाइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर। एल्विलाई का अगर हम देखें अपीयरेंस कैसा है तो बहुत पतला होगा, इरेगुलर वॉल्ड होगा इनके, एंड वेस्कुलाइज इनके पास वेसल्स होंगे। जूम करूँगा, ये आप यहाँ दिखाऊँ, देखिए टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, यहाँ से आपको ये सब क्या है, आपको एल्विलाई शुरू हो रहा है, ये देखिए एल्विलाई क्या है, इनके पास वेसल्स है ना, कैपिलरीज भी है ना, लिम्फ नोड्स भी है, इसे हम एल्वियुलर सैक भी कहते हैं, ग्रुप ऑफ एल्विलाई को क्या कहते हैं, एल्वियुलर सैक, एल्वियुलर सैक। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंकियल्स एंड एल्वियोली कंप्राइजेज द रिंग, लंग्स, सॉरी। तो लंग्स किस किस से मेटअप होता है या बना होता है, किसके नेटवर्क से बना होता है, तो वो ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वियोलाई, ओके। नाउ टू लंग्स विच आर कवर्ड बाय अ डबल, नाउ हमारे पास लंग्स कितने हैं, 2, जो कि किससे कवर होता है, डबल लेयर प्लूरल मेम्ब्रेन से, और उन दोनों के बीच में होता है प्लूरल फ्लूइड्स, और जिसका काम क्या होता है, रिड्यूस द फ्रिक्शन ऑफ द लंग सरफेस, ठीक है। नाउ अब मैं आपको जूम करूँ, ये देखिए अगर हम ये लंग्स का स्ट्रक्चर देखें तो ये आपका क्या है, आउटर लेयर है किसका, पैराइटल है, और ये इनर लेयर है विसरल है, ठीक है। इन दोनों के बीच में आपका प्लूरल फ्लूइड होगा, और इन दोनों के बीच कैविटी बनाएगा, उस कैविटी में जो फ्लूइड होगा जिसे हम क्या कहेंगे, प्लूरल कैविटी। इन दोनों का काम क्या होगा, आपको जब ये लंग्स एक्सपैंड करेगा तो इनके फ्रिक्शन के रिडक्शन में हेल्प करता है, ठीक है। ये हमने देखा किसका, प्लूरल कैविटी, प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरल फ्लूइड्स के बारे में। नाउ आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन इज क्लोज कॉन्टैक्ट विद द थोरैसिक लाइनिंग एंड द इनर प्लूरल मेम्ब्रेन इज कॉन्टैक्ट विद द लंग सरफेस। देखिए यहाँ पे क्या होगा, थोरैसिक लाइनिंग होगा, और अंदर ही क्या है, लंग्स। तो जो इनर लेयर है यानी विसरल प्लूरा, वो किससे कॉन्टैक्ट में है, इनर लंग्स के कॉन्टैक्ट में है ना, हाँ तो ठीक है। चलो हम अगर देखें फंक्शनली, हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन को, सिस्टम को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, कंडक्टिंग पार्ट एंड द रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट। तो कंडक्टिंग पार्ट में क्या क्या, कैसे, कहाँ से कहाँ तक होता है, एक्सटर्नल नोस्ट्रिल अप टू द टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स, और अगर रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट कहाँ से कहाँ तक होता है, एल्विलाई एंड देयर डक्ट्स, ठीक है। नाउ इनका फंक्शन क्या है, कंडक्टिंग पार्ट का, ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्विलाई, क्लियर फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल्स एंड ह्यूमिडिफाइज एंड ऑल्सो ब्रिंग द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर। क्योंकि एक्सटर्नल एयर का टेम्परेचर इंटरनल बॉडी टेम्परेचर कितना होता है हमारा, 37 डिग्री सेल्सियस, तो उसको मेंटेन भी करना है, तो हमारे जो कंडक्टिंग पोर्शन यानी ट्रैकिया, ब्रोंक्यूल से जब एयर पासेस होंगे तो वहाँ पे ये बहुत से काम करेंगे, ये कंडक्टिंग पार्ट। कैसे, फॉरेन पार्टिकल्स को इन्वेट मतलब बाहर निकालेंगे म्यूकस मेम्ब्रेन के थ्रू, या जब हम छींकते हैं तो भी बाहर आता है ना, क्योंकि इनके पास ट्यूब होता है। हम जब आगे जाके सेल्स के बारे में जानेंगे किस तरह, तो हमें पता चलेगा। तो एक्चुअली में 3 फंक्शन दिया हुआ है, ट्रांसपोर्ट द एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्विलाई, क्लियर इट फ्रॉम द फॉरेन पार्टिकल्स एंड ह्यूमिडिफाइज, ऑल्सो ब्रिंग द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर। नाउ कंडक्टिव रेस्पिरेटरी और एक्सचेंज पार्ट का क्या काम है, साइट ऑफ एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ O2 एंड CO2 बिटवीन द ब्लड एंड द एटमॉस्फेरिक एयर। यहाँ पे एक्चुअल डिफ्यूजन होता है, अगर हम एल्विलाई यहाँ माने और यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज है, तो यहाँ पे रियल एक्सचेंज होगा गैसेस का, एक्चुअल एक्सचेंज यहीं पे होता है ना। ना लंग्स के बारे में देखें तो लंग्स, आइए हम लंग्स के बारे में जानते हैं, ठीक है। सिचुएटेड है वो एक थोरैसिक लंग्स कहाँ सिचुएटेड है, थोरैसिक चेंबर में, और थोरैसिक चेंबर कैसा है, एयर टाइट चेंबर है, ठीक है। एनाटॉमिकली हम इसे बनाया है ऐसा मानते हैं ना, ठीक है। अब ये चेंबर किससे बना हुआ है, कैसे बना हुआ, वो हम जानते हैं। डॉर्सल साइड यानी जहाँ पे वर्टेब्रल कॉलम है उसे हम डॉर्सल साइड कहते हैं। हमने शुरू से जाना ना, अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को लेटा एक लाइन ड्रॉ करें अपर साइड, तो क्या कहते हैं, डॉर्सल साइड। अगर ह्यूमन में केस में वही करें तो वही होगा ना, अपर साइड में क्या होगा, यानी डॉर्सल साइड, ठीक है। वहाँ पे क्या होगा, स्टर्नम होगा,
स्टर्नम सॉरी वर्टेब्रल कॉलम होगा, तो डॉर्सली कहाँ पे, डॉर्सली साइड में वर्टेब्रल कॉलम, वेंट्रल साइड में स्टर्नम होगा, लैटरल साइड में रिब्स होगा और लोअर नीचे साइड में क्या होगा आपका डायफ्राम, जो कि कैसा होगा डोम शेप का होगा। ठीक है, डोम शेप करने का मतलब ये इस तरह। अगर हम फ्रंट व्यूज़ का बात करें तो ये अगर स्टर्नम से मान के चले तो यहाँ पे अगर रिब्स है तो वही बोला कि वेंट्रल साइड में आप स्टर्नम से बना हुआ, लेटरल साइड में साइडवेज में आपको रिब्स से बना हुआ, बैक साइड में यानी डॉर्सल साइड में वर्टेब्रल कॉलम से बना हुआ और नीचे साइड में आपको किससे बना हुआ है डायफ्राम से, और अपर साइड में क्लेविकल है। ठीक है, शोल्डर बोन जिसे कहते हैं। नाउ एनी चेंज सॉरी कॉलर बोन जिसे कहते हैं, क्लेविकल को क्या कहते हैं कॉलर बोन। नाउ एनी चेंज इन द वॉल्यूम ऑफ द थोरैसिक कैविटी विल बी रिफ्लेक्टेड इन द लंग्स पल्मोनरी कैविटी, यानी अगर कुछ भी वॉल्यूम अगर थोरैसिक कैविटी का चेंज होगा तो आपके किसमें रिफ्लेक्ट करेगा, लंग्स की कैविटी में भी रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे अगर मान के चलो अगर रिब्स केस इस तरह एक्सपैंड किया तो लंग्स भी एक्सपैंड करेगा, अगर रिब केस आपका कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो आपको लंग्स भी कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, वही बता रहा है। तो ये ऐसा क्यों है, इसका सबसे इंपॉर्टेंट काम है इसेंशियल फॉर ब्रीदिंग, ऐसा ब्रीदिंग करने के लिए बहुत इसेंशियल है ना। और ये भी है कि हम ऐसा जो भी चेंबर हो रहा है इसे हम खुद डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर सकते, इनडायरेक्ट कंट्रोल कर सकते हैं भाई, हम मसल को कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं, इंटरकोस्टल मसल यानी जो रिब्स के बीच में मसल होता है उसे कॉन्ट्रैक्ट करके हम डायरेक्टली तो नहीं करते। रिब्स कंट्रोल, रिब्स में हमारा कंट्रोल नहीं, हमारा मसल्स पे कंट्रोल है। ठीक है, डायफ्राम को हम अपने व्हीलिंग से कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इनडायरेक्ट है इस तरह, क्योंकि थोरैसिक चेंबर तो बहुत से स्ट्रक्चर से बना हुआ है ना। ओके ठीक है, नाउ स्टेप क्या है, ब्रीदिंग और पल्मोनरी ventilation by which atmospheric air is drawn in and CO2 rich alveolar layer is released out, यानी एल्विलाई में जो CO2 एयर रिच्ड है वो आपको बाहर आएगा और वही जो आपका एटमॉस्फेरिक O2 जो रिच्ड है वो आपको इन करेगा। नाउ उसके बाद क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ गैसेज लाइक CO2 एंड O2 अक्रॉस एल्वियोलर मेम्ब्रेन। अब यहाँ से मेम्ब्रेन के पास से आपको जो भी रिच्ड एयर है यहाँ पे वो डिफ्यूज़ करेंगे। ठीक है, थर्ड क्या होगा, उस डिफ्यूज़ एयर आपको ट्रांसपोर्ट होगा किसके थ्रू, बाय ब्लड। द फर्स्ट स्टेप इज डिफ्यूजन ऑफ, अब फिर से उसका डिफ्यूजन होगा किसमें, ब्लड और टिश्यू के बीच में डिफ्यूजन होगा। अब जो गैसेस डिफ्यूज हैं उसका यूटिलाइजेशन होगा किसमें, कैटाबॉलिक रिएक्शन में, एंड जो भी उसको इन प्रोडक्ट या जो भी सब एनर्जी ड्राइव करेंगे वो हमें बॉडी के वेरियस काम में हेल्प करेंगे। ठीक है, जो हमें स्टार्टिंग हमने स्टेटमेंट पढ़ा था। ठीक है, वही तो टोटल 5 स्टेप किसमें, पहले तो ब्रीदिंग करेंगे, देन आपको डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होगा एल्विलाई से, देन उसके बाद वो क्या होगा, ट्रांसपोर्ट होगा, फिर से वो डिफ्यूज़ करेगा कहाँ पे, टिश्यू के बीच में, फिर जब टिश्यू में जाएगा डिफ्यूज़ करके यानी सेल के पास तो वहाँ पे क्या होगा, उसका यूटिलाइजेशन होगा। ठीक है, तो ये स्टेप्स है। अब हम एक समरी देखते हैं किस तरह के सेल्स होते हैं वहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें हम, आइए मैं आपको थोड़ा स्मॉल करके दिखाता हूँ। तो हमने दो बताया था ना, कंडक्टिंग स्ट्रक्चर और एक रिस्पिरेटरी स्ट्रक्चर। तो कंडक्टिंग स्ट्रक्चर आपको कहाँ तक होगा, टर्मिनल ब्रोंकियल्स तक होगा, यानी इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होगा किसमें, कंडक्टिंग वाले में। तो नोज फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकी एंड ब्रोंक्यूल्स। ठीक है, ये स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होंगे किसमें, आपको कंडक्टिंग स्ट्रक्चर में। वही अगर रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर में जहाँ पे एक्चुअल डिफ्यूजन ऑफ गैसेस होता है वो उसमें क्या क्या इन्वॉल्व होगा आपको, एल्वियोलर डक्ट्स, एल्विलाई और रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, सो डोंट केयर अबाउट दैट। ठीक है, ओके। अब हम जानते हैं इनमें किस तरह के सेल्स होते हैं, एपिथेलियल सेल्स लाइनिंग होंगे ना, वो हम देखते हैं। तो नोज़ के पास अगर हम 3 पोर्शन में बांटे, नोज वेस्टिबुलस, रेस्पिरेटरी रीजन्स एंड ऑल्फैक्टरी रीजन। वेस्टिबुल यानी ओपनिंग के पास नोज जहाँ पे हम लोग उंगली लगाते हैं वो वहाँ पे कैसे एपिथेलियम होगा, वहाँ पे नॉन केराटिनाइज यानी देखा जाए तो स्ट्रेटिफाई यानी मल्टी लेयर्ड सेल्स होंगी एपिथेलियम के, बट वहाँ पे केराटिनाइज नहीं होंगे, स्मूथ होंगे। ठीक है, नाउ देन सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलेटेड कॉलमनर लेयर किसमें, रेस्पिरेटरी रीजन्स में, लाइक नेजल चैम्बर वगैरह में बात करते हैं। ऑल्फैक्टरी रीजन्स यहाँ पे क्या होगा, ऑल्फैक्टरी एपिथेलियम, ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर मौजूद होगा जो कि हमें स्मेल्स में हेल्प करेंगे। तो क्या अब हम सीला प्रेजेंट हो गया, नहीं, नॉन केराटिनाइज सेल्स के पास सीला प्रेजेंट नहीं होगा। गॉबलेट सेल्स यानी म्यूकस सीक्रेट करते हैं कि नहीं। देन अगर हम रेस्पिरेटरी रीजन में देखें तो रेस्पिरेटरी रीजन में आपको सीलिया प्रेजेंट होगा एंड गॉबलेट सेल प्रेजेंट होगा। कुछ अगर डस्ट पार्टिकल गया तो वहाँ से म्यूकस में ट्रैप्ड होगा एंड देन वो सीलिया के थ्रू हमें आर्ट छिकाएगा तो बाहर आ जाएगा ना। ठीक है, देन अगर ऑल्फैक्टरी रीजन में क्या होगा, सीलिया प्रेजेंट होगा बट वहाँ पे गॉबलेट सेल प्रेजेंट नहीं होगा। गॉबलेट सेल का काम क्या है, आपको म्यूकस का सिक्रेशन, और सीलिया का हेल्प काम क्या है, उस म्यूकस को बाहर करना। ठीक है, वन वे मूवमेंट। नाउ अब हम फेरिंग्स की बात करते हैं। फेरिंग्स में 3 पार्ट, नेजोफेरिंग्स, ओरोफेरिंग्स एंड लैरिंगोफेरिंग्स। नेजोफेरिंग्स में जो
एपिथेलियल सेल्स की लाइनिंग होगी वो कैसी होगी, सूडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड होगी, यानी सिलिया प्रेजेंट होगा, और उसके पास म्यूकस सिक्रेटिंग सिलिया यानी गॉबलेट सेल भी प्रेजेंट होगा। नाउ ओरिफिरिंग्स में आपको नॉन कटनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम्स होंगी, और वहाँ पे आपको सिलिया प्रेजेंट नहीं होगा और नहीं आपको गॉबलेट सेल, क्योंकि हमें पता है ना हमारे माउथ में हमें थोड़ी ना म्यूकस का सिक्रेशन होता है, या सिलिया प्रेजेंट ऐसा नहीं, हम अगर आप आके मुंह खोल के शीशा में देखो तो वहाँ पे थोड़ा हमको हेयर लाइक स्ट्रक्चर दिखेगा, या फिर सिलिया नहीं दिखेगा, ठीक है, इट्स ओके। नो लैरिंग्स के पास भी आपको क्या होगा, ना तो आपको सिलिया प्रेजेंट होगा ना आपको गॉबलेट सेल प्रेजेंट होगा। वहाँ का सेल्स एपिथेलियल सेल्स की लाइनिंग किसकी होगी, नॉन कटनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस की। अब लैरिंग्स रीजन्स में जाए यानी साउंड बॉक्स, तो साउंड बॉक्स का जो एपिथेलियल लाइनिंग है वो कैसी होगी, नॉन कटनाइज स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस अबव द वोकल फोल्ड्स एंड सीडो स्ट्रेटिफाइड कॉलोना बिलो द वोकल फोल्ड्स। अगर हम वोकल फोल्ड्स इस तरह होते हैं, आपको नहीं पता है, मतलब ऐसी इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ, तो इसके ऊपर दो लाइनिंग होगी, एक नीचे में आपको कैसे होगी नॉन कटनाइज, और लोअर साइड में कैसे होगी सूडो स्ट्रेटिफाइड, यानी ऊपर आपको मल्टी सेलुलर लेयर होंगे और नीचे आपको यूनिसेलुलर लेयर होंगे, ठीक है ना। तो जो अपर लेयर में होंगे वहाँ पे आपको तो सिलिया प्रेजेंट नहीं होगा, लेकिन नीचे वाले में सिलिया प्रेजेंट होगा, यानी वोकल कॉर्ड्स के नीचे। देन सेम वही केस गॉबलेट सेल ऊपर प्रेजेंट नहीं होंगे या नीचे वाले प्रेजेंट होंगे ना। अब हम ट्रैकिया में एंट्री करते हैं। ट्रैकिया का जो ट्रैकिया जो एपिथेलियल लाइनिंग होगी वो आपको सीडो स्ट्रेटिफाइड सिलिएटेड कोलुमनार सेल। अब आप पूछेंगे ये सब क्या कैसे सेल्स दिखते हैं, तो आप जब आप पढ़ने मैं हमारा जो पहला लेक्चर है यानी दूसरा चैप्टर कौन सा, सॉरी दूसरा चैप्टर टिश्यूज वाला, तो वहाँ पे आपको दिख जाएगा। सॉरी नो ब्रोंकाई ट्रैकिया डिवाइडेड एट द फिफ्थ मिड-थोरैसिक लेवल T5 के पास वो किसमें आपको ब्रोंकाई में, यानी मेन ब्रोंकाई, प्राइमरी ब्रोंकाई, लोअर ब्रोंकाई को कहते हैं सेकेंडरी ब्रोंकाई, एंड सेगमेंटल ब्रोंकाई को हम कहते हैं टर्सरी ब्रोंकाई, ठीक है, यानी ब्रोंकाई, ठीक है। तो इसमें सबका आपको एपिथेलियल सेल्स की लाइनिंग सेम होगी, सूडो स्ट्रेटिफाइड कोलुमनार सेल्स, सब में आपको क्या होगा, आपको सिलिया प्रेजेंट होगा, एंड सबके पास गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होंगे जो कि आपको म्यूकस सिक्रेट करेंगे, जो भी आपका डस्ट पार्टिकल आपका ट्रैकिया में एंटर कर रहा है वहाँ पे ट्रैप होंगे म्यूकस के थ्रू, और जब छिकेगा तो बाहर आ जाएगा, ठीक है ना। अब हम ब्रोंक्यूल्स के बारे में बात करते हैं। ब्रोंक्यूल्स के पास जो भी होगा, क्योंकि आपको जिस तरह आप अगर गौर करें, जैसे जैसे आपका ये जो डिवीजन होता जा रहा है ट्रैकिया से ब्रोंकी प्राइमरी ब्रोंकियल से, ये पतला होता जा रहा है ना, ठीक है। तो इनके पास जो भी एक और चीज़ ध्यान देंगे, आपको सी सेपेट जो आपको कटलेट से रिंग दिख रही है वो धीरे धीरे खत्म होता जाएगा, लास्ट तक ट्रैकियल ब्रोंकियल तक आता है, तो ये सब खत्म हो जाते हैं। तो उस केस में वहाँ पे आपको क्या प्रेजेंट होता है, आपको वहाँ पे प्रेजेंट मतलब स्मूथ मसल ज़्यादा होने लगता है। अब स्पैज़म वगैरह आप जानते हैं, अस्थमैटिक अटैक जब होता है तो हमारा सांस रुकने लगता है, तो क्यों होता है, क्योंकि वहाँ पे जब हमारा अल्वियोलाई ईयर्स कोलैप्स करते हैं, यानी आपका सेक्स एयर बैग सैक जो भी आपको कोलैप्स करते हैं चिपकते हैं, तो उनको चिपकने से रोकने के लिए आपके पास सी सेपेट कार्टिलेज रिंग नहीं होता है, तो ये सब एक फैटल भी हो सकता है, ठीक है। हाई नॉलेज है ये सब चीज़, तो इसे हम इसे लीव करते हैं, ठीक है ना। अब हम ब्रोंक्यूल्स की जो लाइनिंग देखें तो सिलेटेड सिंपल कोलुमनार सेल्स है, स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स में भी, एंड देन के पास सिलिया प्रेजेंट है। लार्जर ब्रोंक्यूल्स के पास आपको म्यूकस सिक्रेटिंग सील यानी गॉबलेट सेल है, बट लोअर के पास नहीं है, यानी स्मॉलर ब्रोंक्यूल्स के पास नहीं, क्योंकि वो बहुत छोटा होता जा रहा है, फाइन डिवीजन होते जा रहे हैं, फाइन ब्रांचेस बनते जा रहे हैं, तो हमारे सेल्स का जो भी होगा वो डिफ्रेंशिएशन होता जाएगा, सेल्स के टाइप्स भी चेंज होते चले जा रहे हैं। और ट्रैकियल ब्रोंकियल के पास आपको सिलिएटेड सेल्स मिलेंगे नहीं, और वहाँ पे सेल्स कैसा सिंपल कॉलमनार होगा, ठीक है ना। इनके पास सिलिया ना इनके पास गॉबलेट सेल्स। दैन लंग्स के पार्ट से हम शुरू करते हैं, यानी कंडक्टिव पोर्शन के बाद जब हमारा रेस्पिरेटरी स्ट्रक्चर शुरू होता है, यानी एल्वेओलर डक्ट्स एल्वुलाई, तो इनके पास जो भी सेल्स जो होते हैं वो आपको कैसे बन चुके होते हैं, सिंपल स्क्वैमस मिलते हैं। अब हमें पता सिंपल स्क्वैमस ना तो आपको सिलिया प्रेजेंट होगा ना आपको गॉबलेट सेल्स प्रेजेंट होंगे, ठीक। तो यहाँ पे आपको एक्सचेंजेस हो रहा है ना, तो एक्सचेंजर में आपको वहाँ पे अगर म्यूकस ही आ जाएगा तो आपको क्या होगा, लेयर्स कवर हो जाएंगे। जब लेयर कवर हो जाएंगे तो गैसेस एक्सचेंज कैसे होंगे, वहाँ पे आपको ब्लॉकेज हो जाएंगे। तो हमें चाहिए वैसे सेल्स जहाँ पे आपको इजीली गैसेस एक्सचेंज, यानी पतला लेयर पेवमेंट टाइप का मेम्ब्रेन, जो हमें पता है वो कौन सा लेयर है, सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम, ठीक है। तो इस तरह हमारा खत्म हुआ स्ट्रक्चर हमने देखा। अब हम कल शुरू करेंगे मैकेनिज्म ब्रीदिंग। तो या शुरू से मैं कैसे रैंडम व्यूज़ देखूँ, तो हमने पहले क्या देखा, जनरल स्ट्रक्चर मतलब जनरल फीचर्स जाने कि कौन से दो गैसेस का एक्सचेंज हो रहा है, O2 एंड देन CO2। उसके बाद हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन
डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को देखे, जो कि डिपेंड करता है हैबिटेट और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पे। जैसे देखिए इन्वर्टेब्रेट्स देखा, वर्टेब्रेट्स देखा, मोलस्कस देखा, आर्थ्रोपोड्स देखा ना। हम उसके बाद ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में जाना, उसके पाथवेज के बारे में जाना। देन उसके दो मेन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर पाथवे में जो आ रहा था फेरिंग्स और लैरिंग्स, उसके बारे में कुछ जाना। उसके बाद हम एपिग्लॉटिस जो कि कवरिंग था कार्टिलेज फ्लैप का किस पे, ग्लॉटिस पे, उसका काम क्या था, प्रिवेंट द फूड टू एंट्री इनटू द लैरिंग्स रीजन। उसके बाद हम ट्रैकिया में एंट्री किया। ट्रैकिया के बाद हम ट्रैकिया का डिवीजन देख रहे थे, जो कि फिफ्थ थोरैसिक वर्टेब्रा पे डिवाइड हो रहा था ना। उसके बाद उसका डिवीजन ब्रोंकियोल्स, एल्वियोलाई के बारे में जाने। फिर फंक्शनल जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम है वो दो पार्ट में डिवाइड था, कंडक्टिंग पार्ट एंड रेस्पिरेटरी एक्सचेंज पार्ट। उसके बारे में देखें, लंग्स के बारे में जाना, उसके थोरैसिक चैम्बर्स के बारे में जाना, एंड देन कुछ स्टेप्स, 5 स्टेप जो कौन सा, ब्रीदिंग, डिफ्यूजन, ट्रांसपोर्ट, डिफ्यूजन एंड देन यूटिलाइजेशन, ये जाना, ये हम याद रखेंगे। फिर हमने समझ देखा किस तरह का सेल्स प्रेजेंट होता है ट्रैकिया वगैरह में। तो ये हमारे लिए वैसे एनसीईआरटी में नहीं है, बट समझ सकते हैं, अगर समझे तो ईजिली है कि कुछ सेल्स तो कॉमन है ना। ट्रैकिया में एक ही तरह का सेल मिल रहा है, ब्रोंकियल्स में भी एक तरह का सेल्स मिल रहा है। उसके बाद जब कंडक्टिव पोर्शन में जा रहे हैं तो सेल्स का पिगमेंट छोटा हो जा रहा है, क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखें सबसे आउटर लेयर में तो मल्टीपल लेयर है और लास्ट में सिंगल लेयर बनता जा रहा है विस्क में, जो सबसे सिंपल, जो सबसे पहला पार्ट है यहीं पे देखेंगे, ठीक है, इस तरह। तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे कंप्लीट हुआ। कल हम शुरू करेंगे लेक्चर नंबर 2, मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा। थैंक्स एंड स्टे मोटिवेटेड।